भाग दो। मित्रों, कहानी बहुत ही रोचक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार ने कहा, मैं आज ही अपने गुरुकुल में लौट जाना चाहता हूं। उस परी ने कहा, आप जा सकते हैं, परंतु इस दासी को आप याद रखिएगा राजकुमार। यह कहकर उस परी ने अपने लंबे लहराते बालों में से 2 केश तोड़कर राजकुमार को दे दिए और कहा, राजकुमार, तुम यह केश ले जाओ। कभी यदि किसी संकट में जाना तो इसमें का कोई भी केश का टुकड़ा तोड़कर उसको मुंह से फूंक कर हवा में उड़ा देना और मैं तुरंत तुम्हारी सहायता को पहुंच जाऊंगी। निदान राजकुमार ने यह बाल रख लिए और उसी दिन वहां से रवाना हो गया। राजकुमार वहां से चलते चलते एक भयानक जंगल में पहुंचा। वहां चामुंडा नामक एक भयंकर जंगली राज्य करता था। उसके आदमी चारों ओर फैले हुए थे। उस जंगली जाति में रिवाज था कि किसी भी खूबसूरत आदमी को देख लें तो उसे पकड़ लेते और देवता के सम्मुख बलि चढ़ा देते थे। राजकुमार अपनी धुन में चला जा रहा था कि अचानक उसके गले में एक रस्सी का फंदा गिरा और वह कस गया। राजकुमार अभी सोच ही रहा था कि उसे हूं हां नामक शब्द सुनाई दिए और दूसरे ही क्षण 25-30 जंगलियों ने घेर लिया। राजकुमार का गला रस्सी से कसा हुआ था, इसलिए वह युद्ध भी न कर सका। ऊपर पेड़ से रस्सी का फंदा पकड़कर जंगली ने उसका गला कस डाला था। अंत में वे सब राजकुमार को उठाकर एक तरफ चलते बने। उस वक्त शाम हो गई थी, इसलिए राजकुमार को एक जगह बांध कर रख दिया गया। दूसरे दिन चामुंडा को खबर दी गई। उसने कहा, ठीक है, राजकुमार को लाओ। राजकुमार लाया गया। चामुंडा ने पूछा, क्या वही राजकुमार है जिसे कल तुम लोगों ने पकड़ा है? इस पर हाथ जोड़कर एक आदमी ने कहा, महाराज, यह वही राजकुमार है। इस पर उसने कहा, ठीक है, नृत्य गीत के उत्सव के बाद इसकी बलि महाकाल को चढ़ा दो। इस पर उन काले कलूटे व्यक्तियों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। काफी देर तक वे हूं हां करते नाचते गाते रहे। इसके बाद नृत्य समाप्त होने पर राजकुमार को अपने देव महाकाल के सामने ले गए। राजकुमार के हाथ पांव बंधे हुए थे, इसलिए वहां से भाग भी नहीं सकता था। मगर ज्यों ही राजकुमार को बलि चढ़ाने के लिए उद्यत हुए, ठीक उसी वक्त एक विचित्र घटना घटी। एक भयंकर तूफान आया और चारों ओर बादल घिर गए। उसी वक्त राजकुमार को कोई लेकर आकाश में उड़ गया। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ऐसी स्थिति में राजकुमार को लेकर उड़ने वाला कौन था, पर हम बता देते हैं दोस्तों कि यह वही जादूगर विशालाक्ष था। उसने सोचा, यदि राजकुमार शिव प्रसाद सिंह को यह लोग मार डालेंगे तो ठीक नहीं होगा। यह राजकुमार ही मेरा काल है, इसलिए इसको मुझे स्वयं ही मारना उचित है। क्यों न इसकी बलि मैं अपने देवता पर चढ़ाऊं। यह सोचकर उसने अपनी माया फैलाई और अंधड़ तूफान पैदा कर दिया। फिर जादूगर अपनी माया से उड़ा ले गया और वहां के जंगली सब देखते रह गए। राजकुमार को लिए हुए विशालाक्ष जब जंगल से बाहर निकले तो अपने मकान की तरफ बढ़ चला। आगे जाकर उसे एक नदी मिली। उस समय तक राजकुमार बेहोश था। विशालाक्ष ने राजकुमार को गोद में उठाए हुए ही उस नदी को पार किया। उस नदी का पानी एकदम सोने के रंग का था। जब वह पार होकर बढ़ा, 2 सम्मुख एक पहाड़ नजर आया। यह पहाड़ ऐसा था कि उस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता था। बिल्कुल दीवार की तरह सीधा खड़ा पहाड़ था। विशालाक्ष ने हाथ में धूल लेकर मंत्र पढ़ा और उस पहाड़ पर छिड़क दिया। देखते ही देखते उस पहाड़ पर चढ़ने की सीढ़ियां तैयार हो गई। एक हाथ में राजकुमार को संभाले हुए विशालाक्ष
सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ के पार हो गया। फिर आगे बढ़ने पर उसे अपना सरोवर मिला, जिसकी तह में उसकी वही बहन विक्राला का मकान था। विशालाक्ष राजकुमार को लिए हुए सरोवर में कूद पड़ा और अपने महल में जा पहुंचा। विक्राला उस समय राजगद्दी पर बैठी हुई दरबार का काम कर रही थी। उसने जब अपने भाई को एक सुंदर राजकुमार के साथ देखा तो पूछने लगी, यह तुम किसको ले आए हो? विशालाक्ष ने राजकुमार को धरती पर डालते हुए कहा, यह चक्रधरपुर का राजकुमार शिव प्रसाद सिंह है। इसी के हाथों मेरी मृत्यु है। मैं इसे इसलिए लाया हूं कि इसको अपने हाथों से मारकर निश्चिंत हो जाऊं। कल हमारी नगरी में हमारे कुल देवता काल चक्षु का सालाना जलसा होगा। मैं सोचता हूं इस आदमी को कल उन्हीं देवता की बलि चढ़ा देता हूं। इससे वे भी प्रसन्न होंगे और मेरा दुश्मन भी नष्ट हो जाएगा। बहना, तुम इसे अपनी निगरानी में कल तक रखो। ध्यान रखना यह भागने ना पाए। विक्राला ने कहा, यह मेरे यहां से कैसे भाग सकता है? ठीक है, इसे मेरे कमरे में पहुंचा दो। यह सुनकर विशालाक्ष ने वहां खड़े पहरेदारों में से एक को पुकार कर कहा, लौहवर्ण, तुम विशाल बाहु की सहायता से राजकुमार को विक्राला के कमरे में पहुंचा दो। दोनों ने मिलकर राजकुमार को उठाया और विक्राला के कमरे में पहुंचा दिया। विक्राला के कमरे में राजकुमार शिव प्रसाद सिंह को भेजा गया तो वह उसका रूप देखकर मुग्ध हो गई। राजकुमार उस वक्त भी बेहोश था। आखिर सुबह 10 बजे उसे होश आया। दोपहर के समय काल चक्षु को बलि चढ़ाने के लिए विशालाक्ष राजकुमार को ले आया। उसने विक्राला से कहा, बहन, राजकुमार को अब मैं ले जाऊंगा, क्योंकि कुल देवता काल चक्षु को बलि चढ़ाने का समय आ गया। लाओ, राजकुमार को मेरे हवाले कर दो। विक्राला ने कहा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? 2-4 दिन के बाद बलि चढ़ाना। अभी राजकुमार बहुत कमजोर है। मोटा ताजा हो जाए तो बलि चढ़ाने में भी आनंद आएगा और कुल देवता भी प्रसन्न होंगे। विशालाक्ष ने कहा, बहन, काल चक्षु की पूजा का मुहूर्त ठीक 12 बजे है और आज हमारा सालाना जलसा है। आज यह बलि होनी ही चाहिए। विक्राला ने कहा, नहीं, मैं राजकुमार को तुम्हें आज नहीं ले जाने दूंगी। विशालाक्ष ने कहा, मगर मैं तो इसे अभी ले जाऊंगा। तुम रोकने वाली कौन हो? मैं ही उसे यहां लाया हूं। बिगड़कर विक्राला ने कहा, विशालाक्ष, तुम मेरे छोटे भाई हो। इसके अतिरिक्त यह नगरी मेरी है। मैं इसकी मालकिन हूं। मैं जो चाहूंगी वही होगा। तुम अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ, नहीं तो मुझे क्रोध आ गया तो बहुत बुरा होगा। विशालाक्ष ने जब बहन के मुख से ऐसी जली कटी बात सुनी तो मारे क्रोध के उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उसने कहा, बहन, तुम मुझसे बड़ी हो, इसलिए तुम्हारा लिहाज करता हूं, वरना मैं तुम्हें अभी मार कर फेंक देता। विक्राला ने अपने छोटे भाई के मुख से ऐसी बात सुनी तो क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने कहा, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे मंत्री होकर मेरे मुंह लग रहे हो। विशालाक्ष जोर से अट्टहास करते हुए कहा, महारानी, तुम यह मत भूलो कि तुम मुझसे बातें कर रही हो। विशालाक्ष में इतनी शक्ति है कि वह तुमको जड़ बुनियाद सहित उखाड़ कर फेंक सकता है। विशालाक्ष की ऐसी बातों ने विक्राला के क्रोध में घी का काम किया। उसने कहा, अच्छा, तेरी यह मजा तो ले संभाल मेरा वार। यह कहकर विक्राला ने तुरंत अपने बगल से लटका हुआ खड़ग उठाया और उस विशालाक्ष की ओर मंत्र पढ़कर फेंक दिया। वह खड़ग ऊपर उछला और विशालाक्ष की गर्दन के ऊपर गिरने वाला था कि उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और खड़ग वापस लौटकर विक्राला के पास लौट आया। उसने इस बार अपनी झोली के कुछ सरसों के दाने निकाले और उसको मुट्ठी में लेकर मंत्र पढ़ते हुए विशालाक्ष की ओर फेंक दिया। सरसों का गिरना था कि विशालाक्ष को बहुत से सर्पों ने जकड़ लिया।
विशालाक्ष का शरीर सर्पों की जकड़ से टूटने लगा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसने झुककर जमीन की थोड़ी सी धूल उठाकर उन सर्पों पर छिड़क दी और वे पानी होकर बह गए और विशालाक्ष उनकी जकड़ से मुक्त हो गया। इस बार विशालाक्ष ने कहा, अच्छा, इस बार मेरा जादू देख। बेस दरबार में एक सिंहासन पर एक बहुत बड़ा गोलक रखा हुआ था। वह गोलक शीशे का बना हुआ था और जादू से भरा हुआ था। उसी के सहारे विकराला तमाम जादू के काम किया करती थी। विशालाक्ष को यह मालूम था। वह उछलकर उस गोलक के पास जा पहुंचा और उस गोलक के ऊपर हाथ रखकर फेरते हुए कुछ मंत्र पढ़ते हुए कहा, मलहूब मलहूब, तुरंत राजकुमार को ला, तबाह हो खूब। और विशालाक्ष के इतना कहते ही विकराला के कमरे में बंद राजकुमार शिव प्रसाद सिंह एक घेरे में बंद राज दरबार में आ पहुंचे। राजकुमार के आने के बाद विशालाक्ष ने भयंकर रूप से अट्टहास किया और कहने लगा, जिस राजकुमार के प्रेम में पड़कर मुझ जैसे सगे भाई के साथ दुश्मनी की है, मैं उसी को समाप्त किए देता हूं। यह कहकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उधर विकराला ने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया। विशालाक्ष ने मंत्र पढ़कर गोलक पर हाथ फेरते हुए कहा, मलहूब मलहूब, राजकुमार को भस्म कर दे तो खूब। इतना कहते ही उस गोलक में से एक आग का एक भयंकर लपट निकली और राजकुमार की ओर बढ़ने लगी। परंतु विकराला भी मंत्र पढ़ चुकी थी। उसने भी मंत्र पढ़कर अपनी मुट्ठी के सरसों के दाने आग के ओर फेंक दिए। सरसों के दानों का गिरना था कि बढ़ती ही अग्नि रुक गई। इसी प्रकार बहुत देर तक दोनों भाई बहन में जादू की लड़ाई होती रही। राजकुमार कटघरे में बंद चुपचाप देखता रहा। अचानक विशालाक्ष ने अपने कमर से एक कटार निकाला और विकराला की ओर फेंक दिया। कटार सीधे आकर विकराला के सीने में लगी और वह वहीं ढेर हो गई। विशालाक्ष इस पर जोर से अट्टहास कर उठा और कहने लगा, अब मुझको कौन रोक सकता है? काल चक्षु की कटार मामूली कटार नहीं है। अब राजकुमार को ठिकाने लगाना चाहिए। यह कहकर राजकुमार की ओर बढ़ने लगा। राजकुमार ने मनोहर परी का दिया हुआ बाल निकाला और उसका एक टुकड़ा करके उसको याद करके हवा में उड़ा दिया। बाल को हवा में उड़ाना था कि देखते ही देखते एक विशाल अजगर पैदा हो गया और वह उसको निगलने के लिए बढ़ चला। इस पर विशालाक्ष दौड़ पड़ा और काल चक्षु के वरदान वाला छुरा कमर से निकालना चाहा, मगर अफसोस वह छुरा तो उसकी बहन के सीने में ही घोपा हुआ पड़ा था, जिसे तत्काल निकाल लेने का उसे ध्यान ही नहीं आया। आखिरकार विशालाक्ष ने जमीन से मिट्टी उठाकर तुरंत एक मंत्र पढ़ा और अजगर पर फेंक दिया। मिट्टी का गिरना था कि अजगर ने एक भयंकर आवाज की और वह सचमुच महल सहित उठाकर आकाश में उड़ चला। जादूगर विशालाक्ष भी उसी महल में था। जब महल आकाश में ऊपर उठ गया तो विशालाक्ष ने पुनः एक मंत्र पढ़ा और कहा, राजकुमार को महल सहित फेंक, मुझे निकाल। और उसके मंत्र पढ़ते ही वह एक तरफ से बाहर हो गया और महल नीचे गिरने लगा। राजकुमार ने जब यह देखा और विशालाक्ष की बातें सुनी तो उसने भी चटपट परे वाला बाल निकाला और उसे फूंक कर हवा में उड़ा दिया। बस बाल का बाहर उड़ना था कि वह परी आकाश में तत्काल प्रकट हुई और अजगर के पीछे दौड़ने लगी। अजगर अपनी पूंछ में महल लपेटे आगे आगे भागा जा रहा था और परी उसके पीछे पीछे। परी ने कई मंत्र मारे मगर अजगर नहीं रुका, क्योंकि विशालाक्ष ने बड़ा ही भयंकर मंत्र मारा था। आखिरकार 100 कोस बाद जाकर परी ने अजगर को पकड़ लिया और मंत्र मार कर लौटाया। अजगर महल को लिए पीछे लौटा और जहां था वहीं पहुंचकर नीचे उतार दिया। वह जादूगर विशालाक्ष उसी जगह एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। महल का वहां पहुंचना देखकर वह भागने लगा, मगर परी ने तुरंत राजकुमार का बंधन खोल दिया और कहने लगी, राजकुमार, तुरंत उस जादूगर को वीरभद्र वाली ताबीज के सहारे मार दो।
उसी ताबीज से मर सकता है। यह खंजर लो और ताबीज में छुआ कर इसे मार दो। तुम्हारे पिता को उसने पत्थर का बना रखा है। इस राक्षस के रक्त से स्नान कराने पर ही उनका जीवन वापस मिल सकता है। यह सुनकर राजकुमार ने झट परी के हाथ से खंजर ले लिया और अपने गले की ताबीज में छुआकर उस जादूगर को ललकारा। जादूगर ने जब देखा कि बचने का कोई अवसर नहीं है तो वह भी मुकाबले में आ गया। उसने लाख जादू चलाए परंतु वीरभद्र की ताबीज के प्रताप से राजकुमार को कोई जादू नहीं लगा। तब अंत में द्वंद्व युद्ध होने लगा। आखिर राजकुमार ने अपने बाहुबल से उसको धरती पर गिरा दिया और उसके सीने में परी वाला खंजर घोंप दिया। विशालाक्ष एक भयंकर चित्कार के साथ दम तोड़ दिया। राजकुमार उसके सीने पर से उठ खड़ा हुआ। परी ने कहा, राजकुमार, इसका रक्त एक बर्तन में ले लो, मैं बताती हूं तुम्हारे पिता को इसने कहां पत्थर का बनाकर रख छोड़ा है। वहां जल्दी चलकर उनके शरीर पर इसे छिड़क कर उन्हें फिर से आदमी बनाना है। आखिर परी के बताए अनुसार राजकुमार शिव प्रसाद ने राक्षस का रक्त बर्तन में भर लिया और एक स्थान पर पहुंचा। वहां क्या देखता है कि उसके पिता पत्थर की मूर्ति बन खड़े हैं। उसने तत्काल वह रक्त उस मूर्ति पर छिड़क दिया और वह मूर्ति आदमी बन गई। महाराज चक्रधर सिंह ने राजकुमार को नहीं पहचाना, किंतु राजकुमार को चूंकि परी ने बता दिया था इसलिए उसने पहचान लिया और पिताजी कहकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने राजकुमार को उठाकर गले से लगा लिया। उसके बाद सब लोगों ने खुशी खुशी अपने राज्य को लौटने की तैयारी की। महाराज ने मनोहर परी की ओर देखकर पूछा, बेटा, यह कौन है? राजकुमार ने कहा, पिताजी, इसी के जरिए मेरी जिंदगी बची है और आप भी पत्थर से आदमी बने हैं। इसका नाम मनोहर परी है और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज ने यह सुनकर प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। चक्रधरपुर लौटते ही पहले तुम्हारी शादी मनोहर परी से कराई जाएगी। इसके बाद मनोहर परी ने तत्काल अपनी माया से उड़न खटोला मंगवाया, जिस पर तीनों व्यक्ति सवार होकर चक्रधरपुर पहुंच गए। महाराज तथा राजकुमार के लौटने पर राज्य के महामंत्री अत्यंत प्रसन्न हुए तथा एक बहुत बड़ा उत्सव किया। फिर मनोहर परी से राजकुमार की शादी हो गई। इसके बाद एक दिन महाराज यह राज्य शिव प्रसाद सिंह को सौंप कर और स्वयं रानी सहित तपस्या करने वन में चले गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।